Hi everyone. Today we have discussed again chapter Delhi Sultanate. Okay. So in this chapter, now the point which we have discussed today, that is the Khalji dynasty. First of all, we knew that here the Khalji dynasty was started from the 1219 and up to be the 1320. सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो खलजी डायनेस्टी था आपका वो 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक ये चलता है. दैट मींस व्हाट द खलजी रूलर्स रूल्ड फॉर द 3 डिकेड्स. मतलब क्या होता है इसका कि जो खलजी रूलर्स थे ये लोग लगभग 3 डिकेड्स तक, 3 डिकेड्स का मतलब होता है 30 इयर्स. कितना? 30 इयर्स. ये लोग 30 इयर्स तक यहां पर जो था ना वो कम से कम रूल किए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर में. अब हम लोग आते हैं इसी में पॉइंट जो आगे हम लोग का दिया हुआ है कि दे एक्सपांडेड द सल्तनत फर्दर. फिर इनके बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपने एम्पायर को जो था ना वो और एक्सपांड करता है. एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द जलालुद्दीन फिरोज खलजी. और कहते हैं कि सबसे पहले जो इनका ये रूलर था ना वो आपका जलालुद्दीन फिरोज खलजी के नाम दिया गया. ये सबसे पहला रूलर यहां का बना था. अब हम लोग आते हैं अर्ली लाइफ के बारे में समझने के लिए. अर्ली लाइफ कैसा था उसका ध्यान से सुनना है, समझना है. तो अर्ली लाइफ के बारे में मैंने कहा कि जलालुद्दीन वाज अ मेंबर ऑफ द खल्ज ट्राइब. कहते हैं कि ये जो जलालुद्दीन था ना एक तरह से खल्ज ट्राइब का ये मेंबर हुआ करता था. ओके. और ट्राइब ऑफ द तुर्किश ओरिजिन. कहते हैं कि ये जो ट्राइब था ना वो एक तरह से तुर्किश मतलब ओरिजिन का माना जाता था. दैट आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम द तुर्किस्तान, वो कहां से माइग्रेट करके आया था? तुर्किस्तान से. एंड हैड सेटल्ड इन अफगानिस्तान, और आकर के कहां पर में सेटल हुआ था? अफगानिस्तान. फॉर ओवर द 200 इयर्स. और ये 1-2 साल नहीं बल्कि यहां पर में आकर के लगभग 200 साल के आसपास में ये रहा. कहते हैं कि फॉर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, कहते हैं राजगद्दी संभालने से पहले जलालुद्दीन वाज नोन एज अ मलिक फिरोज. कहते हैं कि इससे पहले जो था ना वो एक तरह से मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता था. एंड ही एंड हिज ब्रदर शहाबुद्दीन सर्व, कहते हैं कि ये और इसके भाई मतलब कौन, जिसका नाम मैंने अभी कहा शहाबुद्दीन, सर्व द दिल्ली सल्तनत बलबन फॉर द सेवरल इयर्स. मतलब ये बलबन के लिए बहुत दिनों तक इन लोगों ने क्या कहते हैं एक तरह से काम किया था. एंड ही रोज टू द पोजीशन ऑफ सर सारंजर, जिसको एक तरह से कहा गया था. फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन वैसे करके मतलब बढ़ाते हुए चला गया. तो यहां तक हम लोगों ने क्या सुना समझा कि इसके बारे में कि आखिर किस तरह से उन्होंने यहां पर में अपना बचपन जो था या फिर रूल करते करते कैसे वो चले आगे की तरफ बढ़ते चले गए. नो, कहा जाता है कि जलालुद्दीन वाज अ वीक रूलर. ये जो जलालुद्दीन था ना उसमें में वो एक तरह से वीक रूलर थे. और ही एडॉप्टेड अ lenient policy towards the Mongols and married one of his daughters to the उलुग खान. कहते कि उस समय में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता था कि ये एक तरह से ना लेनियन रूलर थे. मतलब लेनियन पॉलिसी उस समय में उन्होंने एक तरह से रखा था. लेनियन कहा जाता था एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं ना कि उदारवादी होना, मतलब बहुत ज्यादा ही काइंडनेस होना. तो ऐसा पॉलिसी इनका था मंगल्स के प्रति. एंड द मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर, उन्होंने क्या किया था तो उसी मंगल्स में से किसी एक के डॉटर से उन्होंने शादी भी कर लिए थे जिसका नाम उलुग खान बताया गया था. उनकी बेटी से उन्होंने शादी किया. एंड द मंगल लीडर, वो कौन था उसमें में मंगल लीडर? जलालुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरसेफ. कहते कि इसके बाद में जलालुद्दीन जो था ना वो अपने नेफ्यू का अर्थ हम लोग जानते हैं कि भतीजा जिसको कहते हैं, उसके बाद वो रूलर बना जिसका नाम अली गुरसेफ रखा गया था. एंड हु टुक द टाइटल ऑफ द अलाउद्दीन, और जिन्होंने अपना टाइटल क्या रखा? अलाउद्दीन. अब हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. तो यहां तक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो एक तरह से 1290 से रूल स्टार्ट किया और 1296 तक यानी कि 6 इयर्स के आसपास इन्होंने रूल किया. अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में जो अगला रूलर बनता है उसका नेफ्यू वो था अलाउद्दीन खिलजी. और ये 96 में ये गए, फिर 96 से लेकर के 1316 तक इन्होंने यहां पर रूल किया. अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझने के लिए. कहते कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. इस डायनेस्टी का जो था ना अलाउद्दीन खिलजी वो सबसे मोस्ट पावरफुल एक तरह से रूलर माना जाता था. एंड ही वाज अ वेरी एम्बिशियस. कहते हैं कि ये एक तरह से एम्बिशियस थे. एम्बिशियस का मतलब क्या होता है मालूम है? जो सिर्फ अपने
मतलब प्रजा के बारे में, राज्य के बारे में, सब चीज के बारे में सोचे और उसको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो इस तरह से एम्बिशियस पर्सन हुआ करते थे। एंड सुन आफ्टर कमिंग टू द पावर ही सेट अबाउट द गोल ऑफ द एस्टैब्लिशिंग एन ऑल इंडिया एम्पायर। कहते कि जैसे ही वो उस तरह से पावर में आया ना, पावर में आने के बाद में इन्होंने अपना एक माइंड सेटअप कर लिया। क्या उनका एक माइंड सेटअप जो था वो एक तरह से गोल की तरह था। ये गोल क्या था कि एस्टैब्लिश करना एन ऑल इंडिया एम्पायर, मतलब पूरा का पूरा ऑल इंडिया एम्पायर को एक तरह से एस्टैब्लिश करना इनका एक मकसद बन चुका था, गोल बन चुका था उस समय में। रूलर भी उसी तरह के ये थे भी। नो इन द 20 years दैट ही रूल्ड, कहते हैं कि लगभग इन्होंने 20 years तक लगभग इन्होंने रूल किया था उस समय में, 20 साल तक ये कम से कम उस समय में जो थे ना रूल्स किए थे। एंड दैट ही रूल एंड ही ऑलमोस्ट द अचीव हिज गोल। और कहते हैं कि इसी 20 साल के अंदर में इन्होंने अपने गोल को भी अचीव किया। मतलब इनके मन में जो भी सारी बातें थी वो सब सारा का सारा चीज जो है ना, इनको इन्होंने क्या किया, एक तरह से आगे बढ़ाया। अब हम लोग जो पॉइंट आते हैं वो हम लोग का एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर। मतलब क्या होता है एक्सपांशन का अर्थ होता है बढ़ाना। ये अपने एक्सपांशन ऑफ एम्पायर का मतलब होता है कि अपने एम्पायर को वो कहां तक जो थे ना, वो किस तरह से जो था वो एक तरह से बढ़ाए थे। तो एक्सपांशन में अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन कंकरर द गुजरात एंड द मालवा इन द 1297, कहते हैं कि इन्होंने 1297 में आकर के, खास करके अगर हम लोग बात करते हैं ना किसके बारे में, तो अलाउद्दीन खलजी के बारे में, तो 1297 तक इन्होंने गुजरात को और मालवा को अपने कब्जे में कर चुका था, अपने मतलब एम्पायर के अंदर में, सल्तनत के अंदर में उसको मिला चुके थे। नाउ दिस गेव हिम द कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सीपोर्ट्स। इससे क्या होता है कि जैसे इन्होंने गुजरात को, मालवा को अपने ऊपर में मिलाया, अपने सल्तनत में मिलाया, उसे क्या हुआ, तो वो एक तरह से जो सी पोर्ट था वेस्टर्न का ना, उसको अपने कंट्रोल में कर लिए। एंड बिटवीन द 1301 टू 1303, और ये कहते हैं कि 1301 से लेके 1303 तक की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इस बीच में इन्होंने क्या किया, तो ही कंपेन इन द राजस्थान एंड कंकरर द रणथंबोर एंड द चित्तौड़। इन्होंने राजस्थान की तरफ क्या किया, एक तरह से कैंपेन चलाया, और उसके बाद में राजस्थान को कंकर कर लिया, रणथंबोर को कंकर कर लिया, चित्तौड़ को फिर इन्होंने कंकर कर लिया। मतलब अपने एम्पायर में इन सब चीजों को इन्होंने क्या किया, एक तरह से मिलाने लगा। एंड देयर आफ्टर ही सेट अ लार्ज आर्मी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से लार्ज आर्मी को सेट किया। कहां पे, टू द साउथ। कहां पे, तो साउथ के तरफ। किसके अंडर में, तो अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर। उस समय में मलिक कफूर जो था इनका एक ट्रस्टेड जनरल हुआ करता था। उनके अंदर में ये क्या किए, एक तरह से अपने मतलब लार्ज आर्मी को वहां पर में सेटअप करने लगे। मलिक कफूर डिफीटेड द यादव्स कैकेटियास। कहते हैं कि जो मलिक कफूर था वो एक तरह से डिफीट किया था यादव्स को, कैटियास को, कैकेटियास, होयसालास एंड द पांड्यास। ये सारे यादवास, कैकेटियास, होयसालास एंड पांड्यास, इन सबों को इन्होंने क्या किया, एक तरह से कंकर कर लिया था, मतलब एक तरह से डिफीट किया। एंड ही आल्सो कैरीड अवे अ लार्ज वॉर बूटी। कहते हैं कि लड़ाई के बाद में, इन सबको हराने के बाद में ना, ये क्या किया ना, बहुत सारा लार्ज बूटी कहा जाता था उसमें में, जो धन संपत्ति हुआ करता था, मतलब गहने वगैरह होते थे, सोने चांदी जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरातें वगैरह होती थी। ये सारे के सारे लार्ज वॉर बूटी के रूप से जाना जाता था। दैट इंक्लूडेड, इसमें आपका जुड़ा हुआ भी था, जिसमें आपका मेटल्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स हुआ करता था। क्या क्या होता था इस लार्ज बूटी में, जिसको हम लोग एक तरह से मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स कहते हैं। फिर इसके बाद में ये उतना ही नहीं, एलिफेंट्स वगैरह भी थे, ये सब भी लेके गए। हॉर्सेस एंड द स्लैब्स, मतलब हॉर्सेस तो जानते ही हम लोग, इस तरह से हॉर्सेस एंड स्लैब्स, ये सब भी ये लेके चले गए। तो यहां से सारा का सारा चीज इन्होंने क्या किया, तो लेकर के अपना यहां से चले गए। नाउ द डिफीटेड किंग्स वर द अलाउड टू रूल। लेकिन हाँ, जिन जिन रूलर को उन्होंने हराया था, जिसमें यादवाज हो, कैकेटियाज हो, होयसालाज हो या फिर पांड्याज हो, इन लोगों को उन्होंने एक तरह से ना क्या किया था, जो भी डिफीटेड किंग्स वगैरह थे उस समय में, उन लोगों को अलाउड किया गया था कि आप रूल कर सकते हो, बट दे हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अलाउद्दीन राइट। ये कहते हैं कि उस समय में
ये तो था ही कि आप रूल करोगे, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, ट्रिब्यूट्स देना पड़ेगा। मतलब होता था उस समय में एज ए टैक्स के रूप में आप रूल करो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से ट्रिब्यूट्स पेड करना पड़ेगा। किसको, तो अलाउद्दीन को, एंड एक्नॉलेज हिज ओवरलॉर्डशिप, और इतना ही नहीं, उसका जो ओवरलॉर्डशिप था वो भी आपको मानना पड़ेगा। तो ओवरलॉर्डशिप का मतलब क्या होता है कि आप किसी के अंदर में वर्क कर रहे हो, मतलब वो आपका मालिक है। तो कहने के लिए तो उस समय में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक तरह से अगर हम लोग देखते हो तो यादवास, कैकेटियाज, होयसलाज और जो पांड्यास वगैरह थे रूलर, इन लोगों को एक तरह से हराया। हराने के बाद में उन्होंने क्या किया, इन लोगों को ही वहां का फिर से रूलर बना दिया। लेकिन बात क्या थी कि आप रूल तो करोगे लेकिन हमें टैक्स दोगे, ट्रिब्यूट पे करोगे, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि आपको और क्या करना है एक तरह से, तो मेरे अंदर में, मेरे ओवरलॉर्डशिप के अंदर में भी रहना आपको। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अलाउद्दीन्स राइन हिज एम्पायर वाज द लार्ज, कहते कि जब वो खत्म होने लगे ना तो उनका एम्पायर भी एक तरह से बहुत बड़ा हो गया, एज दैट ऑफ द एम्पेरर अशोका। किस तरह का हुआ, तो जिस तरह से एम्पेरर अशोका का एक तरह से साम्राज्य इतना बड़ा फैला हुआ था ना, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी का भी एक तरह से वो जो रूल मतलब था, साम्राज्य था ना, वो इतना बड़ा सा एक तरह से फैला हुआ था। अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट है वो हम लोग का मंगल रेट्स के बारे में। किसके बारे में, तो जो मंगल रेट्स हुआ था उस समय में, वो मंगल रेट्स क्या था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मंगल रेट्स, ये मंगल के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये एक तरह से इन्वेडर हुआ करता था, हम लोग ने इसे भी पहले भी बहुत बार पढ़े। तो ये इन्वेडर के साथ कैसा मंगलेट्स कैसा हुआ था उस समय में, कहते कि देयर वर अ सीरीज ऑफ द मंगलेट्स ड्यूरिंग द अलाउद्दीन राइन। कहते कि अलाउद्दीन के समय में, राइन के समय में, मतलब शासन के समय में बहुत सारा ऐसा सीरीज ऑफ मंगलेट्स वगैरह हुआ था। मतलब क्या, मंगल वाले जो थे वो अटैक किए थे ना। अब कहते कि अलाउद्दीन undertook the warriors various measures to be the counter to be the Mughal efficiency, और जो अलाउद्दीन था वो बहुत तरह का एक तरह से ना, मतलब ये पॉइंट वगैरह बहुत सारा सा सोच के रखा था, मतलब सोचा था वो किया भी कि किस तरह से हमें इस मंगल जो इफिशियंसी है ना उसको एक तरह से काउंटर करना है, उससे बचना है। इनके लिए वहां पर में कुछ इन्होंने मेजर, सम ऑफ द मेजर जो है ना वो इस तरह से कुछ पॉइंट वगैरह डेफिशिएंसी वगैरह था उस समय में उन्होंने किया था, और वो पॉइंट वगैरह क्या क्या है हम लोग एक एक करके पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट हम लोग का मंगल इन्वेंशन से रिलेटेड है। अब हम लोग इसी में आते हैं पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया गया था आपका, जो दिया कि न्यू फोर्स वर बिल्ट अलोंग द स्ट्रेटेजिक प्लेसेस। कहते हैं कि न्यू फोर्स का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है किला। तो नए नए किला वगैरह जो थे ना वो एक तरह से बनाए गए थे, बिल्ड किए गए थे एक तरह से स्ट्रेटेजिक प्लेसेस में। तो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा जगह जहां से कोई भी इन्वेडर एक तरह से लूटने के लिए आता हो, तो ऐसे ऐसे जगह में नए नए फोर्स वगैरह बनाए गए। सेकेंड पॉइंट, द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज। सेकेंड पॉइंट में क्या था, आर्मी, ये जो आर्मी था उस समय में इनको भी एक तरह से ना रीऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब फिर से उसको एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब उनको संगठित किया गया था, एक तरह से फिर से उनको बनाया गया था, ऐसा सिस्टम था। और पॉइंट नंबर 3 में दिया कि जो फ्रंटियर जो प्रोविंसेस थे वेयर द प्लेस अंडर द एफिशिएंट कमांडर। मतलब जो फ्रंटियर प्लेसेस का मतलब क्या होता है, वो एक तरह से जो सामने का जो पोर्शन होता है, जो फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, प्लेसेस क्या मतलब प्रोविंसेस, वो एक तरह से उस समय में ना जो एफिशिएंट उस समय का कमांडर्स हुआ करता था, मतलब जो बहुत ही वीर हुआ करते थे, कमांडर अच्छे होते थे, उन लोगों के अंदर में वो सारा का सारा ये मतलब फ्रंटियर जो प्रोविंसेस था उनको दे दिया गया था। तो यहां तक हम लोगों ने खास करके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, उसके एक्सपांशन ऑफ एम्पायर के बारे में पढ़ा, क्या क्या सारी पॉइंट्स वगैरह थी, ये सब सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। दैट्स ऑल।